नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका फिज़िक्स बडी और स्वागत करता हूं मॉडर्न फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 3 में। इन द लास्ट वीडियो वी सॉ हाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। इफ़ यू मिस्ड इट, मैं आशा करता हूं पहले आप वो जाके देखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट इन डिटेल. Today we will learn which factor affect the photocurrent such as intensity of light, potential and frequency of incident radiation. This topic is most scoring as well as most confusing for CBSE board. I promise you, अगर आप अपनी ज़िंदगी का 10 मिनट इस वीडियो को देंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये विषय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इंतज़ार किस बात का, कॉपी पेन निकालिए और लेट स्टार्ट द क्लास। तो बेसिकली अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करी। हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोटॉन्स के बारे में बात करी। डुअल नेचर का एग्जैक्टली मतलब क्या है हमने उससे समझा कि जो भी हमारा सिस्टम है या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, इट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक पार्टिकल के पास होंगे तो ही उसको पार्टिकल कहा जाएगा, या फिर उसके पास होंगे तभी उसे वेव कहा जाएगा। तो ये चीज़ों को हमने बहुत डिटेल में समझा। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक चीज़ को वेव नेचर शो करती है और एक चीज़ के पास पार्टिकल नेचर है वो बताती है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो समझना ये है हमें यहाँ पे आज की क्लास में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर चेंजेस कैसे कैसे लाए जा सकते हैं। यहाँ पे हमने जो भी पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमने बात करी थी कि हमारे पास कोई मेटल सरफेस होगा और ये मेटल सरफेस बेसिकली कंडक्टिंग होगा। इनके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही एनर्जी गेन करेगा कुछ, ये बाहर निकलने के कैपेबल हो जाएगा। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स या फिर लाइट जैसे ही हम इसको फॉल कराएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर निकलना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मेजरली जो चीज़ हमने जिसके बारे में बात करी थी कि जो एनर्जी हम देते हैं एच न्यू, उस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे या नहीं। अगर वेलोसिटी, अगर ये एनर्जी या इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हम ऑटोमेटिकली बोल पाएंगे कि ये बाहर निकल जाएगा। अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वो एनर्जी जिस एनर्जी की वजह से ये बाहर निकलेगा उसको हम बोलते थे वेव फंक्शन। तो ये वेव फंक्शन होगा। और सिमिलरली यहाँ इस कंडक्टर के पास भी कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी तो तभी ये बाहर निकलेगा। तो इसको हम एच न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे जो ये फ्रीक्वेंसी होती थी इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते थे। ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिस फ्रीक्वेंसी के बाद इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली इस कंडक्टर से बाहर निकलता हुआ हमें नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने जो ये रेडिएशंस फॉल कराई, इन रेडिएशंस के अगर बारे में हम बात करें तो हमने क्या देखा कि ये जो रेडिएशंस है ये बेसिकली लाइट है और कुछ नहीं है। लाइट के पास जो पार्टिकल होता है उस पार्टिकल की बात हमने करी जिसको हमने फोटोन बोला। और फोटोन ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम वेवलेंथ। और जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा हमें फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। और इसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि इसका जो वर्क फंक्शन होगा, जो एनर्जी ये कैरी करेगा, ये बहुत ज़्यादा होगा। तो एनर्जी को हमने इसी टर्म्स में पढ़ा था। एनर्जी को हमने बोला कि ये बराबर होता है एच न्यू, या फिर कुछ क्वेश्चन में हम इसको एच एफ के नाम से यूज करेंगे। तो यहाँ पे यही वो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम बात करते हैं, जिसके बारे में डील करते हैं। तो दिस एनर्जी विच इज कैरिड आउट बाय द फोटोन्स। और फ्रीक्वेंसी की जगह हम सी बाय लेमडा भी लिख सकते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये। तो यहाँ पे हमने इसको देखा और ये क्या है हमारा वेवलेंथ। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, ये डिपेंड करेगा कि एनर्जी कितनी है। अगर ये एनर्जी ज़्यादा है एच ई नॉट से, एच न्यू नॉट से, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। कहने का मतलब इफ एच न्यू इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट, इलेक्ट्रॉन emission विल टेक प्लेस। पढ़ा था हमने ये सारी की सारी बातें। वहीं पे अगर एच न्यू छोटा होगा एच न्यू नॉट से तो हम बोलेंगे कोई भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं देखने को मिल रहा होगा। एक और केस यहाँ पे हो सकता है कि अगर एच न्यू बराबर हो जाए एच न्यू नॉट के तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन
leave their place, leave their present state, but we won't observe any current in the circuit. कोई भी सर्किट में करंट देखने को नहीं मिलेगा। ये इसके आप इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो हमने इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करी थी। हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेंगे तो वो एनर्जी इस वेव फंक्शन में से उन्होंने यूज करी होगी। जितनी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो एच न्यू नॉट हो जाएगा और बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी इन इलेक्ट्रॉन की। तो इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास क्या निकल कर आता है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा ये किसकी वजह से होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट की वजह से। यहाँ पे हमने पढ़ा कि हाफ एम वी स्क्वायर बराबर होता है एच न्यू माइनस न्यू नॉट के। और इस काइनेटिक एनर्जी को हम बोलेंगे दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दिस वाज ऑल अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हिच इज स्टडीड इन द लास्ट क्लास। और इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगा ये बराबर होगा फाइव माइनस फाइव नॉट, क्योंकि वेव फंक्शन के टर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। इनकी वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करते हैं हम एच न्यू और एच न्यू नॉट, तभी जाके हमें वो सब देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फर्दर एक और रिलेशन निकालने की कोशिश करूँ तो देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा एच न्यू माइनस फाई नॉट, क्योंकि वेव फंक्शन जनरली हमें किसी भी मटेरियल का गिवन होगा। न्यू की जगह वी कैन राइट सी बाय लेमडा माइनस फाई नॉट। तो ये भी एक इक्वेशन है जो शायद तुम किसी ना किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर लो। लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो एक भी क्वेश्चन अगर या तुम्हें प्रोसेस याद है तो कोई भी क्वेश्चन करने में तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। मेजरली हमें जो डील करना है आज की क्लास में वो फोटो करंट कैसे अफेक्ट होगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होगा उसके बारे में हमें बात करनी है। तो ऑल तो हमने कुछ कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करी थी लास्ट क्लास में, लेकिन अभी हमें जो बात करनी है वो है इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में। तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। फोटो करंट पे पता होगा, द करंट विच फ्लोज ड्यू टू फोटोन्स। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता होगा, वो पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पर करंट फ्लो करना बंद कर दे, फोटो करंट फ्लो करना बंद कर दे। तो इनके बीच के अंदर जितने भी रिलेशंस है वो सब अच्छे से समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर जितने भी आते हैं ना, यू कैन से हम अगर कंसेप्चुअल की बात करें या कॉम्पिटेटिव लेवल की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो हमने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट को एक बार वापस से रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जस्ट अज्यूम देयर इज अ चैम्बर, इसको हमने वैक्यूम चैम्बर बोला था, और इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर दो मेटल प्लेट्स थी। बताने को मैं तुम्हें फोटो से या डायग्राम देख के भी बता सकता हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा समझ ड्रॉ करते हुए आता है उतना ज़्यादा वैसे नहीं आता। यहाँ पे दो मेटल प्लेट्स हुआ करती थी। एक प्लेट जिसको हम बोलते थे एमिटर प्लेट, और दूसरी प्लेट जिसको हम बोला करते थे कलेक्टर प्लेट। अभी दोनों की दोनों कनेक्ट होती थी बैटरी से। अभी बैटरी किस तरीके से कनेक्टेड है वो डिसाइड करेगा करंट के फ्लो की डायरेक्शन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल होता था, वो पोटेंशियल जो सर्किट के अंदर फ्लो करे या सर्किट के अंदर मेंटेन किया जाए जब बैटरी को ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर दिया। तो उसी चीज को हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझ रहे होंगे। तो ये जो सिंबल होता है ये बैटरी का सिंबल होता है, लेकिन अगर इस सिंबल को ऐसे कट कर दिया जाए तो ये बन जाता है बैटरी एंड रियोस्टेट दोनों का। ये याद रखना कि बैटरी के साथ साथ रियोस्टेट भी लगा होगा। ये रियोस्टेट का सिंपल सा जो यूज है सर्किट में, थोड़ा सा रेजिस्टेंस मेंटेन करना होता है ताकि करंट मेजर करने में प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे लगा देते हैं एक
एमीटर, ताकि करंट को मेजर किया जा सके। होगा क्या यहाँ पे, रेडिएशन फॉल करेगी। ये रेडिएशन कैसी भी हो सकती है, जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ही ऐसे फॉल कराते हैं। और यहाँ जो सोर्स होता है इन रेडिएशंस का वो क्या होता है, लाइट। तो जैसे ही इस पे लाइट फॉल फॉल करेगी, या तुम कह सकते हो जैसे ही फोटॉन्स ये लाइट अपने साथ लेकर आए हुए इसके ऊपर गिराएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह नहीं बचेगी और इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी गेन करके इस सरफेस से बाहर आ जाएंगे। तो इस चीज को होने में बैटरी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है हमारे पास, तो जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन को कोई पॉजिटिव चार्ज दिखेगा ये उसकी तरफ भागा चला जाएगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज दिख गया तो उससे तो और तेजी से दूर भागेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, ऑपोजिट अट्रैक्ट। तो ये चीज को हम कैसे कर सकते हैं फिजिकली, इन दोनों प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो जैसे दोनों प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट करा होगा क्या, इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ी मदद मिलेगी यहाँ से एक्साइट होकर दूसरी प्लेट पे जाने में। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो स्टेट है जब हम बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, ये एंड पॉजिटिव बना देता है, ये नेगेटिव बना देता है। तो उससे होगा क्या कि जो करंट जा रहा था इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, वो करंट जैसे ही पोलैरिटी चेंज फील करेगा वापस आएगा। मतलब चार्जेस वापस मूव करेंगे और सर्किट में एमीटर क्या शो करेगा, जीरो रीडिंग। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। तो इसी चीज को, एमीटर प्लेट को ही हम कैथोड भी बोलते हैं। क्योंकि कैथोड क्या होता है, जो चार्ज लूज करे, जो चार्ज लूज कर रहा है। और कलेक्टर प्लेट को हम एनोड भी बोल सकते हैं। एनोड क्यों, क्योंकि ये चार्ज गेन कर रहा है। तो जो बेसिक्स तुमने केमिस्ट्री में पढ़े हैं, वो यहाँ पे भी यही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो ये वाला लॉजिक याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है क्या नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंप्लीट होते हुए नजर देखते हैं, तो यहाँ पे हम इसी चीज को बोलते हैं फोटो करंट। तो सबसे पहले तो फोटो करंट डिसाइड कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है। सो बेसिकली व्हेन करंट फ्लोज इन द सर्किट, इन द सर्किट, ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं ये फोटोन्स की वजह से आ रहे हैं। एंड करंट फ्लोज इन द सर्किट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच इज एमिटेड बाय कैथोड। इनको कौन रिलीज करेगा, कैथोड रिलीज करेगा। इसको हम बोलते हैं फोटो करंट। अब यहाँ पे इस फोटो करंट की वजह से एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ये सिचुएशन क्या होगी, कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से बाहर निकलना शुरू करेंगे और कलेक्टर प्लेट पे जाएंगे, तो धीरे 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 क्या होगा, इस कलेक्टर प्लेट पे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो बढ़ जाएंगे। और जब पुराने इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की वजह से यहाँ पे होगा क्या, ये पॉजिटिव प्लेट थी, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकलते जाएंगे, यहाँ जाके पहुंचते जाएंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा बहुत सारा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने की वजह से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब बैटरी जैसे ही पॉजिटिव कराना भी दिखेगी, उस प्लेट को पॉजिटिव कराने की कोशिश भी करेगी, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इनको क्या लगेगा कि सामने जहाँ की तरफ हमको जाने के लिए बोला जा रहा है वहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो वहां क्यों जाए, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा इस केस में। तो इसी सिचुएशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स के लिए बाहर निकलना ऑटोमेटिकली से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन्स निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो चार्ज की वजह से यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे होगा क्या, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस स्पेस में बाहर निकले होंगे जाने के लिए, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे स्पेस चार्ज, क्योंकि वो स्पेस के अंदर यू कैन से एक तरीके से बीच में अटक गए। यहाँ देखे तो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ देखे तो यहाँ पे भी नेगेटिव, और वो प्रेफर करेंगे वापस यहीं पे आ जाए, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चालू हो जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। स्टार्टिंग में जैसे ही हमें दिखा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट पे जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो हमें करंट अच्छा खासा दिखा बढ़ता हुआ। लेकिन फिर एक पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट पर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादातर फोटो करंट नहीं दिखा पाएगा। तो बैटरी में करंट होने की वजह से धीरे धीरे फोटो करंट बढ़ेगा तो सही, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे करंट अपनी वैल्यू तक पहुंच चुका होगा, और उसके बाद उसकी वैल्यू में चेंज हमें नहीं दिखेगा, जिसको हमने क्या बोला, सैचुरेशन करंट। सिमिलरली यहाँ पे हम इन्हीं चीज़ों को और डिफाइन करते हैं, समझते हैं कि कैसे अलग अलग चीज़ों का इफेक्ट हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, तो कल हमने, आर यू देयर? यस सर। रिस्पॉन्ड करो, 20 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए। मेरे को ये बताओ, तुम्हें समझ आया ये इफेक्ट अच्छे से, मतलब जितने भी की फैक्टर्स है इसके, मैंने वो सारे तुमको बताया कि किस केस में क्या होगा। तुम्हें वो चीज समझ आएगी ना, तो तुम्हें आगे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर वो तो समझ आ गया। इसको ढंग से रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना अच्छे से, कल में, मतलब परसों की क्लास से पहले, ताकि तुम्हारा सारा रिवीजन हो जाए, और फिर उस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखकर। आज की क्लास में ऑलमोस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब कहीं पे कुछ स्कोप ना रहे, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने भी है वो भी हम जरूर करेंगे एग्जाम के लिए। तो वो भी अगली क्लास तक हो जाएंगे, इस चैप्टर में कुछ ज्यादा नहीं बचा। तो जब तुम्हारे स्कूल में स्टार्ट होगा ये चैप्टर, स्कूल में तो वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो गया होगा। हाँ सर, आज ही हुआ है। हाँ, तो स्कूल में तो वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो गया होगा, जब तक वो खत्म होगा ना हमारा ये भी खत्म हो जाएगा, एटम भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें क्लास में सब कुछ ढंग से समझ आएगा, और तुम क्लास में देखोगे मैम ने ये दोनों चैप्टर मुश्किल से 3 दिन में खत्म करा दी। मैम ऊपर ऊपर से सारा जितना एग्जाम के लिए जरूरी है वो बता देंगे, लेकिन उसके अलावा क्वेश्चंस जब पूछेंगे तो वहां पे तुमको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तुमने पहले से सब कुछ पढ़ रखा हो। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ना। ओके सर। तो सैचुरेशन करंट जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ेगा, और कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन हमें, मतलब इतनी से इंटेंसिटी नहीं दिखेगा एमिट करता हुआ। किसी भी गिवन रेडिएशन पर उसकी अगर कोई भी उसकी गिवन फ्रिक्वेंसी है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी का इंडिपेंडेंट होता है। इसके बारे में भी हमने कल थोड़ी बात करी थी। इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो वही चीज है, वो कलेक्टर प्लेट और एमिटर प्लेट के बीच का जो चार्ज है, तो धीरे धीरे चेंज होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो धीरे धीरे रुक जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो धीरे धीरे रुक जाता है, इस फ्लो को ही मैनेज करने के लिए हमको बैटरी की पोलैरिटी चेंज करनी पड़ती है, ताकि करंट फ्लो करे। क्योंकि होगा क्या फिर उससे, इलेक्ट्रॉन
यहाँ से यहाँ जाने की बजाय फिर यहाँ से यहाँ जाना शुरू कर देंगे जैसे ही हम बैटरी को ऐसे लगाएंगे। जैसा हमने इस केस में किया हुआ। बैटरी की पोजीशन को देखो। ये डायग्राम यही चीज बता रहा है कि किसी भी नॉर्मल पोटेंशियल के ऊपर फोटो करंट की वैल्यू एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन फिर जैसे जैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा वैसे वैसे करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये करंट कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक v की वैल्यू नेगेटिव में ना पहुंच जाए। इस v की वैल्यू नेगेटिव में ना पहुंचे, तो जो भी करंट की वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा होगा, प्रोसेस समझना फिर से अच्छे से तो ग्राफ समझ आएगा। पहली सिचुएशन क्या मैंने बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कलेक्टर एमिटर प्लेट से बाहर निकलेंगे और कलेक्टर प्लेट पे जा रहे होंगे। इस चीज को सपोर्ट करने के लिए बैटरी हमने लगाई है ताकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो, ताकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर यहाँ जाए, करंट धीरे धीरे बढ़े। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे जाके स्टक हो गए होंगे, तो इस प्लेट का जो होल चार्ज है, नेट चार्ज है, वो नेगेटिव में आ गया होगा। और अगर उसका चार्ज होल चार्ज नेगेटिव में आ जाएगा तो अब इलेक्ट्रॉन को क्या दिखेगा? सामने नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ क्यों जाए? तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी भी कुछ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन अभी भी यहीं जाएंगे। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पे चार्ज ज्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे? बैटरी की पोलैरिटी को देखेंगे। अगर तो बैटरी नेगेटिव पोटेंशियल पे पहुंच जाएगी तब जाके करंट रुकेगा, तब तक फिर भी ये काम करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। यही चीज हमने इस ग्राफ में शो करी है कि स्टार्टिंग में करंट की जो भी वैल्यू होगी, पोटेंशियल जो है अपनी जगह पे बरकरार है। लेकिन जैसे जैसे पोटेंशियल कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, पोटेंशियल की वैल्यू जीरो तक पहुंच गई। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वहां पे, अगर दोनों प्लेट पे चार्ज सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो पोटेंशियल की वैल्यू जीरो पे आ गई। लेकिन अब धीरे धीरे पोटेंशियल जो है, दोनों प्लेट्स पे जो पोटेंशियल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना चालू होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में पॉजिटिव था, यहाँ स्टार्टिंग में नेगेटिव था, यही उल्टा बोल दिया मैंने। कैथोड पे स्टार्टिंग के अंदर जो चार्ज था वो नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था। तो धीरे धीरे क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू होगा, और ये वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आना शुरू होगा इस पॉजिटिव के अलावा। तो ओवरऑल क्या होगा? नेगेटिव चार्ज दोनों प्लेट पे एक पॉइंट पे आके बराबर हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो, क्योंकि हम तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, पोटेंशियल थोड़ी ना कुछ होता है। सिमिलरली इस वाली प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज अभी भी काम कर रहा होगा क्योंकि बैटरी तो लगी हुई है, तो ये नेगेटिव तो इसको बना ही रही होगी, इस वाली प्लेट को नेगेटिव तो पोटेंशियल दे ही रही होगी, और यहाँ पे पॉजिटिव भी मिल ही रहा होगा। लेकिन जो चार्ज का डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो चेंज होगा, उसकी वजह से एक पॉइंट पे आके बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और अब क्या होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, मतलब नेगेटिव जीरो से बढ़ना शुरू होगा, 0.1, नेगेटिव 0.2, नेगेटिव 0.3, मतलब घटना चालू होगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट में पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और यही होगा जब हमें कोई भी फोटो करंट सर्किट में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बनाता है, क्योंकि वैल्यू जीरो होने के बाद भी हमें काम करने को देखने को मिलता है बैटरी से। क्योंकि डेली लाइफ में क्या होता है? ऐसा नहीं होता। तुम सेल अगर देखोगे, तुमने रिमोट में सेल लगाया, अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो अब वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके केस में क्या होता है? जीरो होने के बाद भी जब तक नेगेटिव में एक पॉइंट पे ना पहुंचे तब तक कंडक्ट करता रहता है फोटो करंट। तो हुई ना बहुत ज्यादा यूनिक चीज। इसके बाद हमें बात करनी है फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मैं फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की चेंज करते चले जाऊं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये कैसे कैसे चेंज होगा, ये समझना है हमें। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि सैचुरेशन करंट जो है ना वो तो एक ही रहेगा हर किसी के लिए, लेकिन हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा चेंज स्टॉपिंग पोटेंशियल के अंदर। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे एक मतलब सैचुरेशन करंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कंडक्टर, ये समझना है। इसलिए
इसकी वैल्यू हर किसी के लिए एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाएगी हर रेडिएशन के लिए। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन। ये रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है हमारा। तो जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हमको देखने को मिलेगी, जितनी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होगी नेगेटिव में, वो डिपेंड करेगा जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लाइट। तो अगर मैं लाइट फॉल करा रहा हूँ उस मेटल कंडक्टर पे, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक पॉइंट, मतलब मैं तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ, एक बहुत ज्यादा, एक कम और एक सबसे कम। सबसे ज्यादा मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर सबसे ज्यादा देर तक ये सिस्टम काम करता रहे, वो मुझे कौन सी रेडिएशन के लिए देखने को मिलेगा? जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि वेवलेंथ सबसे कम। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ना, वो ऐसा आता है डिफिकल्ट क्वेश्चन कि तुमसे पूछेगा कि तुम्हें तीन अलग अलग कलर की फ्रीक्वेंसी दे दी, अब बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके लिए सबसे कम होगा? तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा, तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम। तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे। तो ये तुम कह सकते हो दिस इज केस 5, जब हम चेंज की बात कर रहे थे तो। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हायर फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादा नेगेटिव होगा। फिर अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के ग्राफ देखे तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव तक जाता है वैल्यू पोटेंशियल। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ना चालू होगी तो भी हमें पोटेंशियल देखने को मिलेगा। तो ऐसा ग्राफ जाएगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन नेगेटिव से शुरू होगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर हम निकालें उस वाले रिलेशन से तो हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगी वेलोसिटी, सॉरी पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिवन फोटोसिंथेटिक मटेरियल। तो ये रिलेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच। तो इन सब चीज़ों की एक बार समरी देख लेते हैं जो जो हमने अभी तक शुरू से पढ़ा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये समराइज कर देगा। फोटो करंट और इंटेंसिटी को सबसे पहले हमने देखा, तो हमने पाया कि जो इंटेंसिटी है वो फोटो करंट के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं फोटो करंट बढ़ता रहता है। फिर हमने बात करी फोटो करंट का रिलेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल से। तो हमने देखा कि जितने भी मेटल प्लेट्स है, जितने भी मेटल कंडक्टर्स है, उन सबके लिए सैचुरेशन करंट जो होगा वो इसकी प्रॉपर्टी होगा मेटल कंडक्टर की। अलग अलग मेटल कंडक्टर का सैचुरेशन करंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन यही चीज जब हमने फ्रीक्वेंसी के लिए देखी, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए देखी, तो हमने पाया कि ये जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इट इज अ फंक्शन ऑफ यू कैन से इंटेंसिटी और यू कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन क्या होगी उस पर डिपेंड करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना नेगेटिव में जाए। तो इन दोनों ग्राफ्स को अगर मैं समझूं, तो सपोज मेरे पास अगर एक लाइट है, एक फ्रीक्वेंसी है, तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल या सैचुरेशन करंट अगर आई वन आया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कुछ वी नॉट आई नेगेटिव में। वहीं पे अगर इंटेंसिटी लाइट की मेरे पास एक से ज्यादा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इस पर डिपेंड नहीं करेगा। जिसकी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उसके लिए फोटो करंट भले ही ज्यादा हो, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि हमने बस लाइट सेम रखी है, हमारी जो रेडिएशन है वो सेम है, बस वो रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है उसको हमने चेंज कर दिया। तो इंटेंसिटी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम रेडिएशन ही चेंज कर दे, एक रेडिएशन को हटा के दूसरी रेडिएशन डालने लगे, अब ये रेडिएशन बार बार मैं बोल रहा हूँ तो एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे पहले मैंने डाला अल्फा रेस जो हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ा है, फिर हमने डाला बीटा रेस। तो अगर मैं एक अल्फा रेस से बीटा रेस में चले जाऊँ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर मैं अल्फा रेस की इंटेंसिटी चेंज करता रहूँ तो वो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, लेकिन सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, और सॉरी सिर्फ फोटो करंट चेंज होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी भी वही रहेगी। तो इसके बारे में हमने बात करी। फिर हमने इसी ग्राफ को रिवर्स करके पढ़ा कि सैचुरेशन का मेटल कंडक्टर को मैंने कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया, लेकिन रेडिएशन को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो रेडिएशन को जैसे जैसे मैं चेंज करूंगा तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा नेगेटिव में। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा। तो दो अलग अलग मेटल प्लेट्स के लिए अगर मैं यही सेम चीज देखूंगा, फोटो करंट का डायग्राम किसके साथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, तो मैं यही पाऊंगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा, करंट ज्यादा होगा।
तो बेटर मेटल कैसे चूज करना है वो भी हमें इसी ग्राफ ने एक्सप्लेन कर दिया। एंड दैट्स आई वुड से इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये हमें समझना था यहाँ पे। और ये सारे फैक्टर्स अगर तुम्हें ढंग से क्लियर हो गए हैं तो आगे कुछ सवाल है, आई गेस तुम सवालों का जवाब देने के लिए अब तैयार हो। तो सोचिए और बताइए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ इनकाउंटर किया गया है, लेकिन तुम्हें कितना समझ आया है ये हमें अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। ट्राई करो और एक एक चीज को जो जो बताई गई है उन सब के बारे में सोचो, दिमाग लगाओ, टाइम लो, क्योंकि काफी सारे फैक्टर से एक साथ डील करना है। लेकिन अगर एक बार ही सब कुछ क्लियर हो गया तो तुम इसका आंसर इजीली कर पाओगे। सर नॉट श्योर बट ए और सी में से होना चाहिए। आई गेस ए वाला। ठीक है, एक बारी रखते हैं। चलो समझो जरा इस सवाल को, क्या कह रहा है ये। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एनोड पोटेंशियल इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्लेट करंट। तो ये जो है पोटेंशियल वाली हमारी लाइन है और ये फोटो करंट, ऐसे समझ लो। तो दो अलग अलग लाइन अगर हमें यहाँ दिख रही है, मतलब दो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए होगी। मतलब यहाँ पे हमें बोला गया है जो हमारा रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो एक ही है, उसमें चेंज नहीं लाया हमने कोई। लेकिन हमने क्या देखा, इंटेंसिटी अलग अलग सेम थी, लेकिन फोटो करंट में जो चेंज आया वो अलग आया, ड्रास्टिक चेंज आया। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है यहाँ पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग कब होता है, जब रेडिएशन हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई रेडिएशन होगी उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू वन मान लेता हूँ, यहाँ पे रेडिएशन होगी उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू टू मान लेता हूँ। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी होगी न्यू टू। क्यों न्यू टू होगी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। क्या पढ़ा था हमने, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, इंटेंसिटी भले ही अलग अलग हो। लेकिन अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है मतलब, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट। तो ये हमें दिया हुआ, अब ऑप्शंस पढ़ के देखते हैं क्या क्या सही है क्या गलत है। तो बोला गया ए और बी हैव डिफरेंट इंटेंसिटी while बी एंड सी हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। दोबारा से देखते हैं। तो ए और बी जो है इनके पास बोला गया डिफरेंट इंटेंसिटी है, बिल्कुल सही है भाई। ए और बी के पास तो इंटेंसिटी डिफरेंट है, नजर आ रहा है हमें। वहीं पे अगर मैं बी और सी की बात करूं तो इनके पास फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ये भी बिल्कुल सही है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है बी और सी की। चलो अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं। बी और सी की अगर मैं बात करूं तो दे हैव डिफरेंट इंटेंसिटी, ये थोड़ा गलत हो गया, इंटेंसिटी सेम है, तो ये तो यहीं पर हूँ। ए और बी हैव डिफरेंट इंटेंसिटी, ए और बी की इंटेंसिटी डिफरेंट है, ये बिल्कुल सही है भाई। ए और सी हैज इक्वल फ्रीक्वेंसी, ये गलत है क्योंकि दोनों अलग अलग रेडिएशन से आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। बी एंड सी हैव इक्वल इंटेंसिटी, बी और सी की इंटेंसिटी इक्वल है, बिल्कुल सही है। वाइल ए और बी हैव सेम फ्रीक्वेंसी, लेकिन ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम है, ये गलत हो गया। नहीं, फ्रीक्वेंसी ए और बी की भी सेम है, तो ए भी सही है और यहाँ पे डी भी करेक्ट है ऑप्शन। तुमने कौन सा बताया था। ए पार्ट। ठीक है, समझ आया, क्वेश्चन क्लियर हुआ अच्छे से एकदम कि क्या दिया ग्राफ में और क्या यस पूछा है सर। हमसे। तो ये एक सवाल है, इसे ट्राई करो, इजी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है।
और नीट में भी पूछा हुआ है, लेकिन बोर्ड में भी आ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगानी है बस। अगर इक्वेशन लगा पाओगे तो इजीली कर पाओगे। ट्राई करो, पेन चलाओ, इक्वेशन बनाओ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फिर आंसर बताओ। सर इसमें वैल्यूज नहीं समझ आ रही। देखो जरा गिवन क्या क्या है बताता हूँ, फिर तुम सॉल्व करना। तो हमसे बोला गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ सिल्वर का, मतलब लेमडा नॉट दिया हुआ 3250 इंटू 10⁻⁻10। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड फ्रॉम अ सिल्वर सरफेस ऑफ द बाय लाइट वेवलेंथ। अगर लाइट जो मैंने डाली है उसकी वेवलेंथ मुझे इतनी दी हुई है, तुम बताओ कि वेलोसिटी कितनी होगी जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। इक्वेशन क्या थी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच कॉमन लेके न्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ? सी बाय लेमडा माइनस यहाँ पे सी बाय लेमडा नॉट। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी लेमडा नॉट माइनस लेमडा, या फिर 1/λ माइनस 1/λ नॉट। और v की वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यूज गिवन है। h की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में गिवन है, c की वैल्यू मीटर पर सेकंड में गिवन है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाली वैल्यू को थोड़ा सोचना पड़ेगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एज इट इज आंसर आ जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता ही है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो वो याद ही होना चाहिए, अब कोई गिवन नहीं होगा वो। चलो ये सॉल्विंग पार्ट में तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, इसको होमवर्क में ट्राई करना, इसी बहाने रिवाइज भी कर लोगे। सर बहुत लंबी कैलकुलेशन है। हाँ ये होगी, इसमें कोई वो नहीं है, ये करनी पड़ेगी। मैथ्स यहाँ पे है, मैथ्स की जरूरत पड़ेगी और वो करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी आंसर आएगा। और अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आराम से आ सकता है बोर्ड में, कोई बड़ी बात नहीं है। तब के टाइम पे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करके दिखाना सर पड़ेगा, कोई सिर्फ बड़ी बात तीन नहीं। नंबर में इसकी कैलकुलेशन कितनी बकवास है, ये तो कैसे पांच होएगा नंबर में तो कि। नहीं आ सकता ना कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल खाली। हाँ तो ये तीन भी नंबर है। में आ सकता है ये, कोई बड़ी बात नहीं। और पेपर का लेवल जिस हिसाब से दिन पर दिन टफ किया जा रहा है, सीबीएसई भी,
तो ये क्वेश्चन को देने में कोई दिक्कत नहीं है उसे 3 नंबर में। बच्चा टाइम लेगा कैलकुलेशन के अंदर, 10-15 मिनट खराब करेगा अपने, और वो यही चाहता है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें दिया हुआ एक लाइट सोर्स है जिसको हमने 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किया है फोटो सेल से। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका V0 पाया गया। तो अगर जो डिस्टेंस है उसको 25 सेंटीमीटर कर तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नया क्या हो जाएगा? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का तो पता नहीं हमारे पास, लेकिन एक रिलेशन जरूर है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। ये होता है नेगेटिव ऑफ dV/dx। देखो ये रिलेशन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, यहाँ तक काम आ रहा है। सो ई की वैल्यू जो है, अगर एक करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, और हम मान के चल रहे हैं सैचुरेशन करंट वाली सिचुएशन। करंट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा, सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो उस पॉइंट पे हम एक सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं। तो ई तो जो है वो सेम रहेगा, चाहे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहे हम सोर्स को कितना ही आगे पीछे कर दें। पोटेंशियल चेंज होगा वो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, सैचुरेशन करंट है। तो ई बराबर ई हम लगा देंगे, दो सिचुएशन को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पहले से स्टेट में क्या है, V/50 सेंटीमीटर। दूसरे में क्या हो जाएगा, V/25। अभी V को V1 V2 लिख देते हैं, क्योंकि पोटेंशियल में तो चेंज आएगा भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज ना आ रहा हो। सो V1 V2, V1 की वैल्यू हमें V0 दी हुई है, तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25/50 V0, यानी कि V0/2। तो देखो कहाँ पढ़ा था हमने और ये कहाँ अप्लाई किया है। तो पुरानी चीज़ें याद होनी चाहिए, यही मेन ऑब्जेक्टिव है आपके सवालों का। आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया, इन द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, फोटो इलेक्ट्रिक की क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है इसके बराबर, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसी को फाइव माइनस फाइव नॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें वर्क फंक्शन दिया होगा तो हम फाइव और फाइव नॉट ही लेके चलेंगे। नहीं, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज पूछा गया। तो देखो जरा, एनर्जी के लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा है। वो रिलेशन क्या होता है कि जो एनर्जी है ना, वो E/V0 के भी बराबर होती है, यानी कि Q पोटेंशियल के भी बराबर होती है। वर्क डन पढ़ा था हमने, QV के बराबर होता है। तो अगर चार्ज में इलेक्ट्रॉन मान लूँ, तो वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, जो वो एनर्जी कैरी कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम EV भी लिख सकते हैं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये तो हमें गिवन है, लेकिन यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी की जगह EV0 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जगह EV0, ई बेसिकली। तो हमसे पूछा गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी थी, रेडिएशन की प्रॉपर्टी थी या फिर मेटल की, बताओ। रेडिएशन की। तो यहाँ पे EV इसकी जगह लिखा जाएगा, रेडिएशन की हम पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना है। और जबकि एच न्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 1.8 गिवन है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0.5 गिवन है। तो 0.5 माइनस 1.8, ये हो जाएगा इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि 1.3 वोल्ट। इसको मैं V0 बोल सकता हूँ। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड वे में पूछा गया था, लेकिन अप्लाई अभी भी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही किया है। तो मैटर और रेडिएशन, इनके अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ, रेडिएशंस के लिए जनरली हम यूज करते हैं कि वो कैसा बिहेवियर शो कर रही होंगी, वो शो कर रही होंगी हमारा वेव नेचर। वहीं पे मैटर मैटर शो कर रहा होगा हमारा पार्टिकल नेचर। तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी जान चुके हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। मोमेंटम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड।
ऑल राइट। तो मोमेंटम के बारे में अगर बात करें तो हमने ऑलरेडी काइनेमैटिक्स में क्लास 11th में ये चीज़ बहुत अच्छे से समझी थी कि मोमेंटम जो होता है, चेंज इन मोमेंटम, वो बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल के। तो डिफरेंट केसेस हमने यहाँ पे लिए फोटोन के लिए इस चीज़ को कैलकुलेट करने में कि फोटोन के लिए मोमेंटम जो चेंज होगा वो कैसा कैसा हो सकता है। तो अगर पहला केस कि फोटॉन्स जाए और वहीं जाके पूरा का पूरा टकरा के वहीं रह जाए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले, तो उस केस में जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो एम वी के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि फाइनली जो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फाइनली तो वो अटक गया वहां जाके। इनिशियल जो रहा होगा एम वी, उसको हम एम वी मान लेंगे, तो चेंज भी आ जाएगा एम वी के बराबर। लेकिन अगर क्या हो, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो जाए और टकरा के वापस आ जाए, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, हम फोटोन बोलेंगे, क्योंकि हमें फोटोन के बारे में बात करनी है। तो फोटोन का चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा इस केस के अंदर? जाते हुए नेगेटिव एम वी, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव होती है, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, मतलब आते हुए पॉजिटिव एम वी। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल हो जाएगा एम वी, इनिशियल हो जाएगा नेगेटिव एम वी। तो ये हो जाएगा एम वी प्लस एम वी। मोमेंटम कितना आ गया? 2 mv। और वही दूसरा जो केस होता था, जो हमने बॉल के लिए हमने काफी क्वेश्चंस करे थे इसके ऊपर। तो दूसरे केस के अंदर अगर फोटोन किसी एंगल पे जाकर टकराए और उसी एंगल पे वापस चले जाए सेम वेलोसिटी से, तो चेंज इन मोमेंटम में यहाँ पे 2 mv कॉस थीटा आ जाएगा। तो कुछ ज्यादा खास नहीं है यहाँ पे, यही कुछ चीजें थी जो हमें देखनी थी। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, अभी कुछ कुछ टर्म्स है जिन टर्म्स को तुम पढ़ो ना पढ़ो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल का है, तो हमें यहाँ पे जाने की इतनी जरूरत है नहीं। जितना हमने अभी पढ़ा है वो सारे के सारे क्वेश्चंस करने के लिए सफिशिएंट है। कुछ अलग अलग फैक्टर्स है यहाँ पे जो बताए गए हैं जिसकी वजह से करंट में चेंज हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वही हमारा अल्टीमेट गोल है। क्यों? क्योंकि हमें सोलर सेल का बनाना था। वो सोलर सेल कैसे पूरा का पूरा काम करता है, उसके और कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पे वो चीज़ें डिपेंड करती है, वो सब डिस्कस किया हुआ। तो वो कॉम्पिटिटिव लेवल का है, हमें इतना डिस्कस करने की ऐसा नीड नहीं है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे, जैसे पहले एनसीईआरटी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, लेकिन अब एनसीईआरटी ने सीबीएसई से हटा दिया है। तो यहाँ पे कुछ लॉज आते थे, ये सब की सब चीज़ें वैलिड हुआ करती थी तब तब ये पढ़ाया जाता था। तो लास्ट पार्ट, मैटर वेव की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो मैटर वेव वो वेव है जो मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड हो और चार्ज ऑफ पार्टिकल के इंडिपेंडेंट हो। वहीं पे अगर मैं वेव वेलोसिटी मैटर वेव की बात करता हूँ तो वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होगी। काफ़ी बड़ी बात है ये, लेकिन मैटर वेव के लिए गिवन है। द वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ मूविंग बॉडीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट इज दे कैन नेवर बी ऑब्जर्व एट अ सेम टाइम। तो इसीलिए जब भी फोटॉन्स ट्रैवल करते हैं वो हमें नजर नहीं आते, क्योंकि वो वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं और उनको पार्टिकल फॉर्म में आने के लिए यहाँ पे हमें कुछ देखना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें समझ आएगा। तुमने देखा होगा अक्सर बल्ब या ट्यूबलाइट के ऊपर वाले रीजन में ना ब्लैक ब्लैक हो जाता है, देखा है? यस सर। वो ब्लैक ब्लैक क्या होता है? वो ब्लैक ब्लैक ये फोटोन्स ही होते हैं जो उस जगह पे जाके क्या करते हैं, स्टिक हो जाते हैं। इसीलिए मैटर वेव और वेव नेचर एक साथ ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है। मैटर वेव रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन स्पेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कोई भी पार्टिकल स्पेस में मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये किस चीज हम कौन सी वेव को देख के बता सकते हैं? मैटर वेव को देख के बता सकते हैं। मतलब अगर हमें किसी जगह पे लाइट देखने को मिल रही है वहां पे मतलब पार्टिकल्स है। सिंपल सा लॉजिक, क्योंकि लाइट पार्टिकल्स को कैरी करती है अपने साथ। So in ordinary situations, de Broglie wavelength is very small and very wave nature of matter can be ignored. तो कहीं ना कहीं यही वो रीजन होगा अर्थ के एग्जिस्टेंस में आने का, क्योंकि जब अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं थी तो एकमात्र सोर्स जो यहाँ पे एंटर कर सकता था वो था फोटॉन्स, लाइट की फॉर्म में।
तो अर्थ में वो एंटर करते गए उन्होंने अपनी यू कैन से जो अर्थ के अंदर आके लेट से मैटर एक्यूमुलेट किया होगा, वही मैटर कहीं ना कहीं कारण रहा होगा उन सारे के सारे केमिकल चेंजेस का जो अर्थ पे हुए लेटर ऑन फेज में। क्योंकि अर्थ पे लाइफ के एग्जिस्टेंस में आने की जो यू कैन से स्पीड है ना, वो बहुत स्लो है, हद से ज्यादा स्लो है। मतलब लैक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ ईयर्स बस एक छोटी सी रिएक्शन होने में लगे, इतना स्मॉल टाइम था वो। लेकिन जैसे जैसे वो होती गई, और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इंसानों ने पूरी की पूरी दुनिया ही बदल दी है। तो एक रिएक्शन था, और मे बी हम कह सकते हैं कि यही एक रीजन है किसी भी प्लैनेट पर लाइफ के आने का। In ordinary situations, de Broglie wavelength is very small and wave nature of particle can be ignored. तो ये चीज भी याद रखनी है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ तुम स्कूल में पढ़ोगे तब उसको जरा समझना, क्लियर हो जाएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आता है यहाँ पे। वो यही बोलता है कि किसी भी टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो ये इसने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं बोला है। जो हमने पार्टिकल और वेव के बारे में समझा, जो हमें अभी समझ आया है, वो चीज इसको उस समय समझ आ गई थी। तो बस इसने हमसे पहले समझ लिया, इसलिए इसने इस चीज को प्रिंसिपल बोल दिया, और कोई बात नहीं है। क्योंकि पोजीशन और मोमेंटम एक साथ हो ही नहीं सकते, क्योंकि पोजीशन का मतलब है मास को स्पॉट करना, और मास तो स्पॉट कर ही नहीं सकते अगर वेव फॉर्म में है, तो मैटर वेव में है तो उस पॉइंट पे हम क्या देखेंगे, मोमेंटम। कि हाँ भाई, पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, तो उसका मास हमें पता है कितना होता है, तो मोमेंटम निकाल सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको स्पॉट नहीं कर सकते। तो पोजीशन नहीं पता कर सकते कभी भी। अगर पोजीशन पता कर रहे होंगे तो मतलब इसका मतलब वो वेव फॉर्म में होगा, और अगर वेव फॉर्म में होगा तो उसका मोमेंटम नहीं होगा। The uncertainty principle exists because everything in the universe behave both as particle and wave at the same time. तो हर चीज इस धरती पर और इस पूरे ब्रह्मांड में पार्टिकल और वेव दोनों की तरह एक टाइम पे बिहेव कर सकती है। यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। सर ये एग्जाम्पल सारे के, टॉपिक्स तो केमिस्ट्री के हैं ना? हाँ तो मैंने तुम्हें बोला था ना, केमिस्ट्री का तो जो तुम सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे पढ़ हो। रहे हैं हम इसमें? नहीं, केमिस्ट्री हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने क्या बनाया यहाँ पे, हमने यहाँ पे सोलर सेल बनाया, सोलर पैनल बनाया। तो जब कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में आ जाती है, मतलब कोई भी चीज को हम बना पा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, इन्वेंट कर पा रहे हैं, तो वो पार्ट फिजिक्स का है। केमिस्ट्री के अंदर तो तुम ये सब चीजें पढ़ते थे क्योंकि वो पार्ट वेव का है। लेकिन यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल के लिए ये सब चीजें हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है जो हम यूज करते हैं आज के डेट में। तो फिजिक्स के सारे कैन से डायमेंशंस है, कि तुम इन सब चीजों को दिमाग में इस्तेमाल करके अगर कुछ बना पा रहे हो, कुछ इन्वेंट कर पा रहे हो, तो तुम फिजिसिस्ट हो। तो सोचना इस बारे में कि तुम्हारे दिमाग में क्या चीज है जो तुम बना सकते हो, क्या पता तुम कुछ इन्वेंट कर दो। इसीलिए वेव नेचर हम हर पार्टिकल का नहीं देखते, क्योंकि वो पार्टिकल फॉर्म में होता है। दोनों में डिफरेंसेस है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को रिटर्न में मैथमेटिकल फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से बोलते थे कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एच बाय 4 पाई से बड़ा होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए जब ये बात करिए करते थे तो एन से मल्टीप्लाई कर देते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि जिस शेल में होगा उस शेल के लिए बता देंगे भाई। तो मीन्स और तो ये हमने यहाँ पे इसलिए क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पार्टिकल की। तो means if the position is measured very accurately, then the momentum will have a lot of uncertainty and vice versa. कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे मोमेंटम को मेजर कर रहा हूँ तो पोजीशन में चेंज आएगा, अगर पोजीशन को मेजर कर रहा हूँ तो मोमेंटम में चेंज आएगा। तो ये सिंपल सी बात थी। एंड दैट्स ऑल फॉर द क्लास, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर।